गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन 9th क्लास में संसाधन के रूप में लोग हैं उस पार्ट की क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। कल तक अपन लोगों ने 4 प्रश्न कर लिए थे, 3 तो मैंने आपको करवाए थे और एक जो प्रश्न था उसका मैंने आप लोगों को घर पे करने के लिए दिया है। समझ में आप लोगों के आ गया होगा वो। अब हम उसी से संबंधित एक दूसरा जो प्रश्न है यानी लगभग उसी के जैसा है स्वास्थ्य वाला, उस प्रश्न को कर रहे हैं कि एक प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। प्रश्न क्या है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो देखिए प्रश्न क्या बोलता है, मतलब जो अपन लोगों ने पीछे किया था कि मानव संसाधन पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उससे मिलता जुलता ही इसका प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति कामयाब है, उसकी कामयाबी के पीछे उसका स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो तो तय बात है, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगा, मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, और अगर स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो वो निरंतर विकास करेगा। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, और अगर वो स्वस्थ ही नहीं है, जैसे एक बुखार पीड़ित व्यक्ति को हम जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं लेकिन वो पढ़ेगा नहीं क्योंकि वो सक्षम नहीं है उसके लिए। तो इसी प्रकार जो स्वास्थ्य है उसका फर्क प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उस उत्तर जो है वो निकालते हैं हम इसका कि क्या उत्तर रहेगा। तो उत्तर, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने, उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष, ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में अपना कल्याण करने का, अपरिहार्य आधार स्वास्थ्य है। अब देखिए इस प्रश्न को मैं वापस आपको समझा रही हूँ। प्रश्न तो आपको पता है क्या है, अब उत्तर देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने, यानी हम किस योग्य है, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए
हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या करता है, इसमें अहम भूमिका निभाता है। यानी हम अपनी योग्यता के अनुसार अपना स्थान प्राप्त करते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, उसके लिए अपना स्वास्थ्य सही होना चाहिए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य क्या करता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है, जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं कि खाली गवर्नमेंट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, जो सुझाव दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सही रहे, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगा शरीर तो क्या करेगा, इस वायरस से मुकाबला करेगा, संकट से मुकाबला करेगा। और स्वस्थ रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बचाव करेंगे अपने अपने जीवन का। तो यही बात है कि अगर स्वस्थ रहेगा शरीर तो वो बीमारियों से लड़ेगा, उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है अंदर की वो बढ़ जाएगी। कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति अपने संगठन का, जिस क्षेत्र में वो कार्य करता है, उसका विकास करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए वास्तव में अपना कल्याण करने का जो अपरिहार्य आधार है वो क्या है, स्वास्थ्य ही है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न पूरा करना है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न को मैंने करवा दिया था आपको नोट्स के रूप में, लेकिन हो सकता है कि आपको करने का तरीका नहीं आया हो, तो वो हम देख लेते हैं कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात करी गई है, जो नोट्स के रूप में तो मैंने करवाए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। प्रश्न देखिए 6 नंबर का प्रश्न कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में, क्षेत्रकों में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां, या क्रियाएं संचालित की जाती है, सीधी सी बात है कि अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्रक है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है और तृतीय क्षेत्रक है, इनमें कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती है। तो ये आपको मैंने पहले भी नोट्स के रूप में करवाया था, यानी मैंने आपको बोर्ड पर करवाया था और आपको काम करने के लिए कहा था, लेकिन अब आपको मैं अलग अलग गतिविधियां बता रही हूँ। सबसे पहले हम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। पहले हम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है, यानी इसमें नाम लिखने हैं उन गतिविधियों के जिनमें ये सम्मिलित की गई है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, इसमें कृषि आता है, कृषि की गतिविधि आती है, इसमें खनन क्रियाएं आती है, खनन यानी खनिजों को निकालना, इसमें जो पशुपालन है उनकी क्रिया आती है, पशुओं को पालना, इसमें मत्स्य पालन, मछलियों को पालन करना, इसमें डेयरी उद्योग आता है, और इसके साथ में वानिकी भी इसी में आता है, वनीकरण जो होता है वो इसी में आता है, वानिकी आदि शामिल है। तो इसका ये पहला क्षेत्र की हो जाएगा, हो गया। अब दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं हम, द्वितीय क्षेत्र की। तो द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें कौन से गतिविधि आती है, इसमें विनिर्माण शामिल है। तो उत्तर आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, यानी इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें विनिर्माण क्या है, शामिल है। तीसरी आ जाएगी तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में देखिए कौन सी गतिविधियां शामिल है, इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। संचार, इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन,
बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिंग आदि शामिल है। ये तीनों ही अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले क्षेत्र है और इनके अंतर्गत ये सारी गतिविधियां क्या की जाती है, सम्मिलित की जाती है। तो ये प्रश्न आपको करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। 7वां जो प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो 7वां प्रश्न देखिए क्या है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। प्रश्न 7, आर्थिक और, ये भी करवाया हुआ आपको नोट्स के रूप में, गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं वाला जो प्रश्न है वो आपको मैंने करवाया था, तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो आपको मैं पूरा उत्तर ही करवा रही हूँ। क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पन्न होता है। तो मैं आपको सीधा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया बता देती हूँ। देखिए उत्तर आ जाएगा इसका आर्थिक, उत्तर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में देखिए इसको सम्मिलित किया गया, या अंतर यानी इनके बारे में ही बताना है, वही इसका अंतर आ जाएगा। तो आर्थिक क्रिया वो होती है जो पैसे धन कमाने के लिए, अपने लाभ के लिए की जाती है, तो वो आर्थिक क्रिया होती है। तो इसमें देखिए कि आर्थिक क्रियाओं के ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। यानी आर्थिक क्रियाकलाप क्या करते हैं, ये क्रियाकलाप आर्थिक क्षेत्र में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। कहने की बात ये है, तो ये क्रियाकलाप देश की राष्ट्रीय आय में, क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में क्या करती है, मूल्यवर्धन करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, मूल्यवर्धन करते हैं, देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आर्थिक क्रियाओं को के दो भाग होते हैं, एक तो बाजार क्रियाएं और एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत यानी दो क्रियाएं को बांटा गया है, इसमें एक तो होती है आर्थिक क्रिया और एक होती है गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रियाएं देखिए, आर्थिक क्रियाओं को दो भाग में बांट दिया, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या करती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, तो इसका उल्टा हो जाएगा गैर आर्थिक क्रियाएं। तो गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं जिससे राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी राष्ट्रीय आय से उसका कोई संपर्क नहीं होता। जिस तरह से एक माता के द्वारा घर पर खाना बनाने की जो क्रिया है उससे राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो सकती है। घर के कार्य करना, घर से बाहर जाकर कार्य करना, यानी वो तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन घर के अंदर के जो कार्य करते हैं जिसके बदले से किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है और न सरकार को या देश को या राष्ट्र को उसकी तरफ से कोई वृद्धि होती है या विकास में कोई योगदान रहता है, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं हो जाएगी। तो इसी का ही क्या करेंगे हम, भाषा का दूसरा चेंज करके इसी को लिखेंगे, ये क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय आय में सहयोग नहीं करते, वे गैर आर्थिक
क्रियाएं कहलाती है। तो देखिए आपको एक अंतर को करने का तरीका क्या होता है, अगर कभी भी किसी भी अंतर आता है किसी का भी प्रश्न का, तो हमें उस अंतर को किस तरह से करना है, दो तरीके से कर सकते हैं हम उस अंतर को। पहला होता है कि उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम वैसे की वैसे लिख दें, और दूसरा होता है कि एक बॉक्स बनाया जाता है और उस बॉक्स में क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको लिखा जाता है। तो दोनों ही तरीके अपनी जगह सही है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। आप बॉक्स भी बना सकते हो, आप सीधा ये टॉपिक डालकर वैसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से देखिए दो प्रकार की क्रियाएं कर दी हमने, आर्थिक क्रिया जिनमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जिसमें राष्ट्रीय आय में कोई सहयोग नहीं होता है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां जो प्रश्न है क्या कहता है कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। ये आपको खुद को करना है, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगी, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने बताया भी था आपको काफी, और फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो फिर उसका समाधान भी करेंगे। लेकिन आज के होमवर्क के रूप में मैं आपको यही प्रश्न करने के लिए दूंगी, ये प्रश्न तो है ही साथ में। अगला जो प्रश्न है 9वां वो करवा रही हूँ मैं आपको, प्रश्न संख्या 9। यानी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको भी अपनी भाषा में प्रैक्टिकली कर सकते हैं जिनको हम, तो उनमें आपको भी करना चाहिए ताकि आपकी जो भाषा है उसमें सुधार होता है, शब्दों की पकड़ होती है, किस तरह से उत्तर लिखे जाते हैं। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको भी क्या करना है, 10th क्लास में जाना है और उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको टफ क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको अपनी भाषा का उपयोग करना होता है, तो जरूरी होती है ये चीजें। तो यहाँ 9वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। व्याख्या का मतलब हमें बेरोजगारी को लेकर बताना है कि बेरोजगारी क्या है। बड़ा प्रश्न है ये, व्याख्या पूछी है तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। बेरोजगारी शब्द का अर्थ यानी उसकी परिभाषा आ जाएगी, और जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो आ जाएगी, जो शहरी बेरोजगारी है वो आ जाएगी। व्याख्या का मतलब होता है उसको हमें पूरा ढंग से बताना है कि किस तरह से बेरोजगारी व्याप्त है। तो देखिए उत्तर, सबसे पहले हम बेरोजगारी को निकालते हैं कि बेरोजगारी क्या है। तो परिभाषा देखिए, बेरोजगारी बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, ये मैंने आपको करवा भी रखी है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, तो वो क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाती है। अब आता है बेरोजगारी, इसी के अंतर्गत हमें बेरोजगारी की जो प्रकार है वो बताने हैं। और जो बेरोजगारी, जैसे ग्रामीण बेरोजगारी तो कौन कौन सी होती है, वैसे तो आपको करवाई हुई है सारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, लेकिन अब इस क्वेश्चन में अपने को वो सारा पूरा करना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आगे आने वाली कक्षा में आपको मैं पूरा करवाऊंगी, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको यहाँ तक करना है। और जो प्रश्न संख्या 8 है वो प्रश्न मैं आपको करने के लिए होमवर्क के रूप में घर पे भी दे रही हूँ, हालांकि ये सारा होमवर्क ही आपका, लेकिन ये आपको खुद करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आगे आपकी पूरी हेल्प करूंगी इसके लिए,
कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न होमवर्क के रूप में करना है। आगे मैं पूरी मदद करूंगी इसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में। थैंक यू।